मिशेल फुको एक ऐसा फ्रांसीसी विद्वान है जो कि 20वीं शताब्दी में फ्रांस की जो इंटेलेक्चुअल लेगेसी थी, फ्रांस के जो बुद्धिजीवी वर्गों की एक विचारधारा चल रही थी, उससे उभर करके सामने आता है। उस पर, उनके जीवन पर कई विद्वानों का प्रभाव है। फ्रांसीसी भी हैं, कई गैर फ्रांसीसी भी है, तो उनका नाम तो मैं याद करना मेरे लिए इतना आसान नहीं, परंतु यदि कोई उनकी जीवनी को पढ़कर देखेगा तो वो विद्वान, वो प्रोफेसर जो उनकी ज़िंदगी में भूमिका निभाते हैं, वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो साइंसेज पे फुको ने लिखा, उनसे पहले एक विद्वान वहाँ पर हिस्ट्री ऑफ साइंस पे काम कर रहे थे, तो वो उनके लिए इजी हुआ उस माध्यम से। इस तरह के और भी उदाहरण आपको, जब फुको की आप स्टडी करेंगे, मिलेगी। अब हम आते हैं फुको कहता क्या है। फुको की एक लाइन थी कि पावर फ्लोज लाइक कैपिलरी इन द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कि शक्ति राजनीतिक शरीर में हर एक इंद्रियों में, हर एक नसों में बहती है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, फुको का कंसर्न पावर के सेंटर को दिखाने में नहीं, जो आमतौर पे मार्क्सिस्ट करते हैं या कोई और विचारधारा करती है कि शक्ति है किसके पास, किस संस्था में है, किस व्यक्ति में है। शक्ति का एक सेंट्रलाइज्ड, मोर कंक्रीट एक कोर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। शक्ति को एक तरह से एक ऐसी पावर के रूप में देखा जाता है जिसके आने से बाकी लोग सूख जाएंगे और जिसमें शक्ति आएगी वो मजबूत हो जाएगा। फुको ऐसे पावर को नहीं देखते। फुको पावर को बेसिकली एक रिलेशन के रूप में देखते हैं, एक संबंध के रूप में देखते हैं जो लोगों के बीच में होता है, और उस संबंध के माध्यम से लोग रेगुलेट होते हैं या अपने को रीडिफाइन भी करते हैं। नेगेटिवली भी रुकते हैं और अपने को रीडिफाइन भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। तो पावर फुको के लिए न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी चल सकती है। एज सच पावर की कोई नेगेटिव कंसेप्शन नहीं है फुको की। तो फुको का मानना है कि हमें पावर का सेंटर लोकेट करने के बजाय ये रियलाइज करना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में हर एक इंस्टीट्यूशन में, जिसको आप अभी तक उतना महत्वपूर्ण नहीं भी समझ रहे, उसके अंदर पावर एग्जिस्ट करती है। एज लॉन्ग एज उसके अंदर वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, सही और गलत की डेफिनेशन है, और लोगों के बिहेवियर को अफेक्ट करने की कैपेसिटी है, या उसको रीडिफाइन करने की कैपेसिटी है, that means that institution is fundamentally political and it has power. तो फुको ने सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल डोमेन को और उसमें पावर के एस्पेक्ट को बड़ा वाइडर किया, उसको फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से बहुत बाहर ले गए फुको, और इवन उन इंस्टीट्यूशंस पर भी हाथ डाला जिनको हम सो कॉल्ड साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, एवं पॉलिटिक्स कह करके समझने का प्रयास करते थे। ये फुको की बहुत बड़ी देन है। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमारी न्यायपालिका को देखें, न्याय व्यवस्था को देखें, जब सामान्य नॉलेज से हम उसे देखते हैं तो हमें लगता है कि इनका काम है कानूनों की व्याख्या करना और संवैधानिक मूल्यों की को वर्णन करना। बहुत अच्छी बात है। ब्यूरोक्रेसी को भी इसी एंगल से देख सकते हैं। तो ये दे आर एबव पॉलिटिक्स, और अदर दे आर रेफरी टाइप पीपल। बट अगर फुको इसकी जीनोलॉजी निकालेगा भारतीय न्यायपालिका की, अगर फुकोवियन व्यू से हम भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था की आर्कियोलॉजी निकालें, किस तरह से ये संस्था बनने को आई है, अंग्रेजों ने किस तरह से ये व्यवस्था खड़ी की, इसका क्या कॉलोनियल मेंटलिटी थी, किस तरह का ये न्याय लाती है, एक ऐसा न्याय जो कि सामान्य मानवी से बहुत दूर है, उसकी भाषा में भी नहीं, और उसके बाद किस तरह से ये न्याय की पूरी डेफिनेशन को अप्रोप्रिएट करती है कि न्याय हमारे पास ही है। इसको अगर हम समझें तो आप समझ पाएंगे, जैसे आज एक न्यूट्रल न्याय व्यवस्था दिखाया जा रहा है, वो किस तरह से कॉन्टिजेंट न्याय व्यवस्था है, किसी विशेष समय की देन है, और उसके इनहेरेंट बाइसेस भी सामने आपके सामने एक्सपोज हो जाएगी। यही फुको का लक्ष्य है। इसीलिए उस बंदे ने
चाहे वो मैडनेस के बारे में, पहले मैडनेस की जो साइंटिफिक इंक्वायरी थी उसको स्टडी किया, मैडनेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे मॉडर्न टाइम में आपने डिफाइन किया और किस तरह से फिर मैडनेस से एक पावर क्रिएट कर दी और लोगों को ब्रांड करना शुरू कर दिया, ये मैड है, ये नॉन मैड है। इसी तरह से मॉडर्न मेडिसिन भी किस तरह से एक हिस्टोरिकली इवॉल्व डिसिप्लिन है पर अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के प्रयास करता है और अपनी बायसेस को भी उसमें हिड कर देता है और डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट बन जाता है जिसके पास इतनी पावर आ जाती है कि उसके डायग्नोसिस को आप चैलेंज नहीं कर सकते। और उसका लाभ आज देखते हैं हम, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो दवाइयाँ बना रही है फार्मास्यूटिकल्स की, वो लेती है डॉक्टरों को हर साल लाखों रुपए के चढ़ाती है, उनकी सेवा में डालती है कि लिखो ये दवाई भाई। और एक आम आदमी जो बीमारी से पीड़ित है वो चैलेंज ही नहीं कर सकता कि कौन सी दवाई लेनी हो, तो चुपचाप से जो डॉक्टर साहब बोलेंगे श्रद्धेयता से ले ले, क्योंकि डॉक्टर के पास वो पावर है, नॉलेज एंड पावर का रिलेशनशिप है। इसी तरह वो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में लिखते हैं कि किस तरह से हमने सेक्स को डिफाइन किया है। पहले लोग अपने कार्नल डिज़ायर्स के बारे में पादरी के पास बोलते थे क्रिश्चियनिटी में, जब क्रिश्चियनिटी मॉडर्न हुई तो उन्होंने फिर पादरी की जगह जो सेक्स का जो एक्सपर्ट है या जो साइकोलॉजिस्ट है इसके पास लोग जाते हैं, अपने सेक्सुअल डिज़ायर को बताते हैं फ्राइड की तरह, वो धंधा शुरू कर दिया। और प्रिजन सिस्टम को उन्होंने स्टडी किया, देखा किस तरह से पावर यूज़ होती है इसमें और किस तरह से इस प्रिजन का ही मॉडल जो हमारे बेंथम ने पेनेप्टिकॉन का मॉडल दिया था, एक ऐसा प्रिजन हो जहाँ से जेलर को सब दिखे, उनको जेलर ना दिखे पर उनके माइंड में ये खौफ हो जाए कि जेलर आपको देख रहा है, एक गेज परमानेंट आप पे आ जाए, ताकि आप खुद ही अपने व्यवहार को रेगुलेट स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दें। ये हमारा फूको कहता है, ये है नया पावर का कॉन्सेप्ट जो बिना डंडे मारे ही आपसे आपको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट करता है, आप में सुधार करने की कोशिश करता है, जो बेंथम ने बात की। हालांकि बेंथम क्रूरता के स्थान पर सुधार की बात करते, तो फूको यही कहता है कि मॉडर्न जो गवर्नमेंटलिटी है, मॉडर्न जो पावर है, वो आपको सुधारना चाहती है, आपके जीवन में चेंज लाना चाहती है, रादर देन सीधे ही आपको पनिश करना चाहती है। ऐसा नहीं, आपके बिहेव को ही रेगुलेट करना चाहती है, ऐसा फूको कहते हैं। और फूको बताते हैं किस तरह से प्रिजन का ही मॉडल स्कूल में ठोका गया, किसी तरह से उसी मॉडल को कई और इंस्टीट्यूशन में डाला गया ताकि बच्चे और लोग बचपन से ही डॉसाइल बन जाएं, रूल्स को फॉलो करने बन जाएं। हालांकि और उनमें एक सेंस ऑफ इंक्वायरी भी खत्म हो जाए, क्योंकि फूको ये मानता है कि जैसे ये मॉडर्न पावर स्ट्रेंथन हो रही है, इसको खतरा है क्रिटिक से, क्रिटिसिज्म से, और क्रिटिक की इसमें संभावना है क्योंकि रैशनली आपको समझाया जाता है आपको ये करना, ये आपके लिए अच्छा है, तो रैशनल बेसिस पे आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि सर मुझे ऐसा क्यों करना है, क्या ये सच में मेरे लिए अच्छा है, जो प्रेमाइस आपने बिल्ड किया है। इससे उनको दिक्कत आ सकती है, क्रिटिक भी साथ में ही बिल्ड हुआ है, फूको ऐसा कहते हैं। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट उनका है उसका नाम है गवर्नमेंटेलिटी। फूको ने बेसिकली पावर को गवर्नमेंट कहा है, जो पावर रेगुलेट करती है उसको वो गवर्नमेंट कहते हैं, और रेगुलेशन की जो नई फॉर्म रिडिफाइन हुई है उसे वे गवर्नमेंटलिटी कहते हैं। गवर्नमेंटलिटी बेसिकली जो बायो पावर है, जो पॉपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइम में आया है कि अपनी प्रजा को एक पॉपुलेशन के रूप में देखा जाता है, फिर उसके बारे में स्टैट्स, डाटाज और वो इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उस पॉपुलेशन को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जाती है, उनके लिए नॉर्म्स और बिहेवियर सेट करने की कोशिश की जाती है और इस तरह से उन्हें कैजुअल करके एक एजेंडा सेट करके उन्हें ड्राइव करने का प्रयास किया जाता है कि वो उस जो जिस विषय में आप उस रेगुलेशन चाहते हैं वो उसको स्वयं फॉलो करें, उसके लिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं। और फूको कहते हैं कि मॉडर्न स्टेट एक तरफ से बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया है और इसके साथ साथ इसकी एक अपोजिट मूवमेंट भी खड़ी कर दी है मॉडर्न स्टेट ने, वो है उसको उन्होंने यूज़ किया पास्टोरल पास्टोरल पावर, या इस तरह का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। मतलब एक एट द सेम टाइम स्टेट बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया है और दूसरी तरफ से स्टेट ने अपनी जो पावर का यूज है उसको इंडिविजुअलाइज भी कर दिया है, हर एक व्यक्ति से डायरेक्ट स्टेट संपर्क स्थापित कर रहा है, हर एक व्यक्ति के पर्सनल बिहेव को भी स्टेट रेगुलेट और उसको गाइड करने की कोशिश भी कर रहा है। और यही चीज़ उस हर एक व्यक्ति को पर्सनल लेवल पे भी लड़ने का राज्य से अधिकार देती है।
क्रिटिक करने का भी अधिकार देती है। तो डबल मूवमेंट है मॉडर्न स्टेट की, एक तरफ से सेंट्रलाइज्ड हुआ है, दूसरा ये अपनी पावर को इंडिविजुअलाइज करके भी लोगों पर यूज़ कर रहा है। और लोगों को अगर इसका क्रिटिक करना, इसकी कमी निकालनी, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और कलेक्टिव लेवल पे भी कर सकते हैं। ऐसा फुको कहते हैं। और फुको का लक्ष्य है बेसिकली ये दिखाना कि जो चीज़ें हमें समाज में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर के दिखाई गई हैं कि ये बिल्कुल न्यूट्रल हैं, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, उसको एक्सपोज करना, बताना कि हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे न्यायपालिका हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो भी हो, ये सब एक विशेष प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री है कि टाइम है। जो जो आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, या जो मेथड है उनका हिस्टोरिकल मेथड, इसमें वो जीनोलॉजी और आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, तो वो हिस्टोरिकली उन इंस्टीट्यूशंस का उद्भव कैसे हुआ, कौन से नॉर्म्स उनके थे, कैसे वो टाइम टू टाइम रिडिफाइन हुए और किन वैल्यूज़ को वो सर्व कर रहे हैं, इसको एक्सपोज करना। उन इंस्टीट्यूशन से उनकी न्यूट्रलिटी या उनकी एवब क्वेश्चनिंग का जो एक मास्क है उसको छीन लेना, ताकि लोग उन पे क्वेश्चन उठा सकें और उनको फिर से फ्लूइड बना सकें, ताकि लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिल सके, ज़्यादा लिबर्टी मिल सके। ये फूको का लक्ष्य है। और उनका मेथड हिस्टोरिकल है। शुरू में उन्होंने उसको आर्कियोलॉजिकल कहा और बाद में उसको और एडवांस बनाकर उन्होंने जीनियोलॉजिकल कहा। ये फूको का मेथड। धन्यवाद।